तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि कोई ज़ात ऊपर बैठी थी जो एक शख्स को ट्रेन कर रही थी और उनसे कुछ काम लेने थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है LS इलेक्शन 2019 PM मोदी अक्षय कुमार फुल इंटरव्यू। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओह बैठता हूँ, इंटरव्यू करेंगे, जबरदस्त। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है ये वीडियो। रिक्वेस्टेड है कि आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुल कर के बातें बताना पसंद करूँ। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारी फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है। अच्छा। चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजीनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती। बिल्कुल। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, खुशी से। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब
नेचुरली रहा है इसमें। Naturally रहा, बिल्कुल। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चों की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था तुम्हें ये। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग, जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे, उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जा कर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। तो हमने हमारे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था। तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया, एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ। तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था। अभी कलकत्ते में अस्पताल में तो 2-3 बार हो आया था मैं। अच्छा, वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात में सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। बिल्कुल, वो तो हमेशा होता है। मेरे साथ भी, मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा, सरप्राइज होता है। इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जिंदगी उसके बिना हो नहीं। हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती है, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, सही।
अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो कंट्रोल रुकती चाहिए। है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक्ट अलग चीज़ है, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेकर के आया तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करे तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करे तो कैसा होगा। तो क्या होता है मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। कल्पना के अनुसार। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। ओके। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो? लोगों को होता नहीं क्या है करता। जैसे हमें ना कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है। तो मैं जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखें, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूँ और जोर से चीखता हूँ, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा। मन की स्थिति के लिए। ओके। एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना। दूसरा होता है आपके इमोशंस। मैं अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी। ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी, खत्म। तो मैं एक प्रकार से फिर उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा। ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। कमाल। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये आप लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा। यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया था। से इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वो ही रहे। मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया, उसके कारण वो ज़िंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए
जिसको कहे लगाव, मोह, माया, अट्रैक्शन, क्योंकि मेरी वो जो attachment। ज़िंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब ज़िंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है, भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था, तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ सीएम थे। तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? आप ह्यूमर मेरे परिवार में मेरी एक विशेषता तो मैंने जैसे आपको बताया, आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं, कई लोगों से ऐसे ही बातचीत करते वक्त वो बातें यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके। तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात तो ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। अच्छा, वो अलग बात है, सही नहीं है। और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा है जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। ओके। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास में एक वर्क कल्चर डेवलप होता है, और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं ज़िंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, तो उनका ध्यान नहीं था, तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है। अच्छा, मैं किसी को ये नहीं कहता। मानता हूँ, मैं भी आपसे 2-3 बार मिला हूँ, आपने मतलब इट इज। तो ये मैंने डिसिप्लिन खुद के जीवन में लाया, तो सामने वाले को लगता है कि यार टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन चीज़ों का एक प्रभाव पैदा होता है। जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मेरे परिवार में हमेशा एक कल्पना थी, कभी पिताजी राजी नाराज़ी हुए हो, कभी छोटी मोटी हो, तो हमेशा मैं पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था। ये मेरा एक स्वभाव था। आज भी मुझे वो करने का मज़ा आता है, शब्दों से खेलना वगैरह। पर अब क्या हो गया है जी, हर चीज़ के अलग अर्थ निकाले जाते हैं, आधा अधूरा वाक्य उठा करके उछाल दिया जाता है। अलग तो मतलब। अब डर लगता है
कि कहीं दैट्स वेयर इट इज। कहीं जाकर के इरादा वो नहीं होता है, हंसी मजाक कहावत सब होना चाहिए, लेकिन अब दुरुपयोग हो जाता है तो डर लगता है। आज ये सोशल मीडिया की वजह से लोग कोई भी शब्द कोई भी उल्टा सीधा करवा सोशल के, मीडिया के बजाय कर टीआरपी देते हैं। परेशानी टीआरपी वाले करते हैं। तो आप जरा अपना ह्यूमर को बचा के रखते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्त हाँ, वो तो आज भी चलता है जी। मेरी कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग होता है, तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं, क्योंकि उनके लिए पीएम जो एक ऑरा बना हुआ है दुनिया में, वो तो बड़ा अलग है। मैंने वो ऑरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी। तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त, तो आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि लेकिन हम तो कहते हैं- कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं एक होता। बहुत पहले की बात है, जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था, अच्छा, सीएम भी नहीं थे तब? और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, तो तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, अच्छा, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा, that is something very big to know about. बहुत सर अच्छा, वो मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो अच्छा, मेरा शेख दौरा हसीना। हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली वो भेजती है। ढाका से मुझे भेज देती है, अच्छा, ढाका से? स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो क्या ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था। बैंक अकाउंट हाँ। नहीं था यार। एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को एक बचपन की बात गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते क्या? गुल्लक, मट्टी का गुल्लक गुल्लक पैसे दिया। जमा। और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा। आने वाला कुछ था ही नहीं, तो क्या आएगा? सही। तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया। अब गांव छोड़ के चले गए हम। बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी। वो मुझे ढूंढते रहते थे कि इसका बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा। अच्छा। और उनको कहीं 30 पता साल तक चला बंद नहीं हुआ। बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब जरा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा। तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया।
तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया। मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, मैं ये दे देना चाहता हूँ। जो सैलरी से मतलब पैसे तो उन्होंने जमा होते कहा उसकी कि बात भाई कर रहे हैं, हुई तो ऐसा यही थी मत ना। कीजिए। मैं कहा भाई मैं करूँगा क्या इसलिए जा कर। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए। फिर उन सब ने तीन लोग थे, ये समझाया कि बोले देखो मोदी जी ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके ऊपर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में, वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी न कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अब पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको, तो हमारी प्रार्थना है कि ऐसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे वो सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है, पैसों से मिलता है लेकिन कम खर्चे में। वो प्लॉट मिला तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी, फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो ज़मीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है। वो मुझे पूरा याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। वो भी दान कर दिया, सब वो भी पार्टी को दे दिए। सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो दीकरो क्या छे, मतलब मेरा बेटा, तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी दीकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ। तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था, तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया, तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही है। और एक बताता हूँ, ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में, तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया, फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा, और उसने
मेरा ध्यान गया, मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा हो स्लोली मेरी स्पीड से। मैं कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर चलते चलते आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल गया और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? इंटरेस्टिंग। देखिए अच्छा। अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आपको ये 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूल तो है बाहर से आई हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ। ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर को कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी। सिकंदर भगत साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करें। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था। अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को ज़िंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी ज़िंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास उसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप ज़िंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय
शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। सही। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी। इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इस चीज़ के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है? ये तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर में उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। अच्छा। और आदि हो। लेकिन मैं जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे? आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। सुन लें। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक भी बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वाले को तो कुछ नहीं करा ऐसे सकता, वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं कर्व करता था। अच्छा, तो प्रेशर आता था, ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था। तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था कैलाश यात्रा अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल। टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे,
बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ। तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है, तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें 6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके चीर करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। तो मुझे कुछ नहीं होता, बड़ा मैं तेज तर्रार रहता था। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि में काम होता था, ये मेरे पास आ जाता था, हर को एक एक बूंद कैस्टर ऑयल मेरे से ले जाता था। जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता। गर्म पानी, गर्म पानी, उसमें कुछ शहद या कुछ सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा, फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन 24 घंटे 48 घंटे, ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, इस सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता है। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ, ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, नहीं लेना सर, मैं नहीं लेता जी, नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू, खाना खा लेता है। जी जनाब, कमाल, ज़बरदस्त, बहुत ही आला। और आपको पूरे इंटरव्यू की सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या लगी? वैसे तो बहुत सारी ख़ास बातें थी जिस पर आप बोलेंगे कि मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो ख़ास नहीं थी। एक बात, 2 बात, 3 बात, सारी ही बातें बहुत ही ख़ास थी, किसी एक को बहुत स्पेशल नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये है कि बातें तो सारी ख़ास थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मतलब एक वो होता है ना हार्ट टचिंग, जिसने मेरे दिल को छू लिया, वो ये कि मैंने बहुत कठिन वक्त गुजारा है। और जब वो बता रहे थे ना कि मैं जो मफलर होता था, बिल्कुल, उसको मैंने पाँव पे बांधता था और बीच में लकड़ी लगाकर, कमाल, मतलब अपने आप को किस जैसे तरीके से मतलब सरवाइव करा। वही कह रहे हैं कि कभी महंगे डॉक्टर्स, यानी कि जाहिर सी बात है अप्रोच भी नहीं होगी, अप्रोच नहीं जिस तरीके से, जिस गांव से थे, जैसे थे, जिस फैमिली से थे। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा मतलब एक ये कि दिल को छूने वाली बात लगी कि वाकई इतना सिंपल जीवन, सिंपल के साथ साथ कठिन। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जो बात हो रही थी कि लोगों के माइंड में है कि बहुत सख्त है, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने क्लियर किया कि स्ट्रिक्ट होना यानी काम करवाना, यानी कि किसी को अपने काम। अच्छा, हमारे यहाँ पता है क्या था? हमारे यहाँ ये है, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्ट्स में या मोदी जी से पहले क्या था कि लोगों के अंदर अपना काम पूरा ना करने की आदत, अपने टाइम से पहले ही छुट्टी कर जाना, जो नॉर्मल समझा जाता है। जो उससे पहले जो पीएम थे उनकी एक टाइमिंग होती थी, वो घर चले जाते होंगे या जल्दी छुट्टी कर ली, जो भी है। तो इन्होंने जब नीचे के जो तबके के लोग होते हैं या नीचे जो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने जब देखा कि जब ये खुद देर देर तक बैठे हुए हैं तो फिर कौन सा काम यार, फिर हम कैसे काम ना करें जब वो खुद काम कर रहे हैं। यानी कि काम लोगों से करवाने को कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो स्टिक हैं, तो यानी कि वो इनसे ईमानदारी से काम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने तो अक्षय कुमार के सवाल का जवाब नहीं दिया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पीएम ना होते तो क्या होते। पहले तो आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर ये पीएम ना होते तो क्या होते। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता मैं क्या होता, इस पे कुछ कहना मुमकिन नहीं है। तो वो इसलिए कह रहे थे कि जैसे अननेचुरली मैं पीएम बन भी गया, तो मुझे नहीं पता कि मतलब
कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी हुआ है मेरे साथ कुछ प्लानिंग नहीं थी मेरी, मैंने कुछ नहीं सोचा था। सही है। और मेरी माँ तो तब उन्होंने बोला ना कि मेरी माँ तो अगर मेरी कोई अच्छी जॉब लग जाती, कहीं जॉब भी लग जाती मेरी, तो मेरी माँ तो उस पर भी खुश हो जाती। यानी इतने बड़े बड़े प्लानिंग्स, एक हमारा है ना कि हम गोल्स फिक्स करते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। जैसे आप या मैं हो गए, अब हमें पीएम बनना है, पीएम बनना है, एक धुन लगाना, धुन का पक्का होना। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है अनकंडीशनली हुआ है। इसके बारे में मैंने ना कुछ देख किया था, ना मैंने कुछ प्लान करा था, ना मेरे पहले से कोई प्लान्स थे। मैं तो बस चलता चला गया, कैसे पार्टी में आ गया, फिर किस तरीके से सीएम बन गया। सीएम में मैंने हमेशा बस ईमानदारी से काम किया, और जो भी मुझे ओहदा मिला, जो भी मुझे ड्यूटी मिली, मैंने उसको अपनी जिम्मेदारी समझा और जिम्मेदारी को ही अपना मिशन समझा। तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि अगर नहीं होता तो जो होता वो भी अननेचुरली ही होता। क्या होता ये कुछ नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, वो कह रहे पीएम का भी नहीं पता था, तो कुछ और होता तो भी मुझे आइडिया नहीं है मैं क्या होता। तो मुझे ऐसा लगता है जो इनकी पूरी स्टोरी या जो इनके बारे में आज तक हम वीडियोस देखते रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पीएम नहीं होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में ये समाज सेवा ही कर रहे होते। यानी जो उनकी एक नेचर में शामिल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल आया कि एक बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की, बहुत खूबसूरत की इन्होंने, कि अक्सर लोग अल्फाज को गलत मायने दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कोई मजाक में कोई बात कर रहा हूँ एज ए पीएम होते हुए, या कोई इस तरह की बात हो, तो लोग टीआरपी के चक्कर में मतलब बात का पतंगड़ बनाना, जैसे मिसाल के तौर पर ये बात का मतलब ये नहीं था, तो वो बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं, तो कर देते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं, या तो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अच्छा देखें, कहने का मकसद ज़रूरी, ये तो मैं जानती हूँ ना कि मैंने क्या कहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाला उसको नेगेटिव वे में ले ले या नेगेटिविटी फैलाए उस स्टेटमेंट को लेकर, उस लाइन को लेकर मेरी, तो वो यही कह रहे हैं कि अब मैं बचता हूँ, कोई कुछ भी समझ सकता है, क्योंकि ये अब सेलिब्रिटी हो जाता है ना जब इंसान, तो उसकी कोई भी बात कहीं भी लोग पहुँचा सकते हैं। पूरे इंटरव्यू में ये सोच रही थी, आप यकीन करें कि पूरे इंटरव्यू में बस यही था कि मैं सिंपल सा था, मेरा बैकग्राउंड कोई हाई फाई नहीं, मैं बहुत जागीरदारा फैमिली से नहीं था। आबाउजदाद मेरी ये नहीं है कि मतलब हुकूमत करते हुए आए, जो हमने देखा है अपने कंट्री में कि जी उनके पापा, पहले दादा, फिर पापा, फिर वो खुद, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत सिंपल सा बंदा था। कह रहे हैं कई दिनों तक तो मैं स्टेशनों पे ऐसे ही मतलब यहाँ वहाँ, ठीक है, और एक झोला होता था मेरे पास, एक गले में एक मफलर होता था, तो मतलब सिंपल सा हाफ शर्ट होती थी, हाफ टी शर्ट होती थी, हाफ स्लीव्स की। तो मैं ही सोच रही हूँ एक ऐसा इंसान जिसने इतने बुरे हालात देखे हैं ज़िंदगी के, जिसने मतलब फैमिली की तरफ से भी मैं ही कहूँगी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं था, और इस मामले में वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग खुद इतने सादा लोग हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो इंसान इतनी मेहनत करता है, जो करता है अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के, और 100% इंसाफ करता है अपने कामों के साथ। और फिर सीएम बनना, पहले पार्टी में जाना, एमएलए बने थे पहले, फिर सीएम बने, फिर पीएम है, और आज भी जब वो पीएम है, जब उनके पास इतनी आसाइशें हैं, इतनी सारी सहूलियात हैं, सब कुछ अवेलेबल, उनके एक इशारे पे सब हो सकता है, तो आज भी वो सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी नज़ले के लिए तो गर्म पानी में यूज़ कर लेता हूँ बस, ठीक है, सरसों का तेल 1-2 ड्रॉप डाल लेता हूँ बस। ये यानी कि वही जो उन्होंने सीखा है, जो उनकी ट्रेनिंग हुई है सालों पहले से, 18 साल 19 साल जो उन्होंने लगाए कठिन वक्त में अपनी सादा ज़िंदगी जो गुजारी है, मतलब एक ये कहेंगे कि इसको क्या कह सकते हैं कि खुशहाली बिल्कुल भी नहीं थी, कठिन हालात थे, तो उसके साथ ही वो जो लेकर आए, तो आज भी उन्होंने अपनी चीज़ों को चेंज नहीं किया है। इस तरह कह सकते हैं कि उस वक्त ने, कठिन वक्त ने इन्हें एक चट्टान बना दिया, ट्रेन कर दिया। अच्छा, बैंक वाली बात कि जब उन्हें के अकाउंट में देखा गया कि इतने अमाउंट है, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दान कर देता हूँ, अपना जो स्टाफ है, तो उस पर भी उन्हें लोगों ने समझाया भी। अच्छा देखिए, मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, इसके बाद क्या बचता है? मतलब इनकी जो पीएम मोदी से रिलेटेड कोई शख्स इतना सा भी नेगेटिव मुझे कोई बता दे, जब ये बात कि मेरे अकाउंट में ये रकम आई है और मैं ये अपने जो स्टाफ है उन्हें बांटना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आजकल का दौर जो है, इसमें लोग पैसों के लिए, प्लॉट्स के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, ये मेरा भाई लड़ रहे हैं कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा, ये तो तुमने कब्जा कर लिया, कर लिया। एक ऐसा इंसान जिसकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट उनका था, उन्हें मिला था, एक ऐसा इंसान जिसका इतना कैश था, उनकी सैलरी थी ना, तो जाहिर सी बात है हक उनका था, प्योर उनकी ही मेहनत की कमाई थी।
वो इंसान कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, आप दे दो, जिनको भी जो ज़रूरतमंद है उनको दे दीजिए। तो वो भी बहुत फोर्स किया उन्होंने, तो फिर भी 21 लाख रुपए उन्होंने अपने मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनके। मैं कहता हूँ ये बात इनके मुंह से भी हमने सुन ली, ठीक है, और सबको पूरी दुनिया को पता होगी, इसके गवाह भी मौजूद होंगे, और जब इन्होंने कही है तो जाहिर सी बात है नहीं तो फिर डाउटफुल तो है नहीं ना। तो मैं कहता हूँ इस बात के बाद पीएम मोदी जी से रिलेटेड कोई भी शख्स दुनिया का, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पाकिस्तानी, अमेर, कुछ भी, मैं कहता हूँ मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इसके बाद इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रहती उनकी नीयत पर शक की। बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ हो गई। एक बात वो उस पर फिर बाद में आते हैं नींद वाले पे 3.5 घंटे। उससे पहले एक बात हुई थी अलादीन का चिराग, अलाउद्दीन का चिराग था, अलादीन का चिराग था, अलादीन के चिराग पे कि उन्होंने कहा कि मैं सारे टीचर्स को ये कहूँगा ये कहानियाँ सुनाना, ये वाली कहानी। अच्छा इस बात के अंदर कितनी खूबसूरती है कि विश काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, ये सब चीज़ों को डिलीट मारें। बिल्कुल, बैठे बैठे नहीं चाहें कि आप ये काश हो जाए, ये हो जाए, आप मेहनत करो, बिल्कुल, आप अज़म दिखाओ अपना, आप हौसला दिखाओ अपना, आप हिम्मत करो, और काश को छोड़ दो, विशेष पूरी करना सीखो। अगर कोई गोल है आपके सामने तो आप उसको खुद अचीव करो, बैठे बिठाए वो हो जाए, कोई जिन करके दे दे तो ये मान्यताएं खत्म कर दो। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक और ये मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये भी लगी पूरे इंटरव्यू में कि मैं खुद काम करता हूँ, एक वर्क कल्चर मैंने खुद बना कर रखा है अपने मतलब टीम को लेकर। तो जब मैं खुद काम करता हूँ, मैं खुद नॉन स्टॉप जब काम कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग्स का नहीं ख्याल कर रहा कि जी इतने बज गए, मैं 12 बजे रात तक काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जब कर रहा हूँ, उन्होंने कहा एक काम करवाना और एक काम करना दो अलग बातें हैं। मैं काम करवाता नहीं हूँ, काम ज़्यादा करना पड़ता है, ये बात है। क्योंकि देखिए जब मैं खुद करता हूँ तो जाहिर सी बात है स्टाफ को भी तो करना पड़ेगा ना, 11 बजे 12 बजे तक जब मैं लगा पड़ा हूँ। अच्छा एक बात ये है कि आप घर में बैठे हो, आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, 4 बजे से 3 बजे से, मैं कहने वाला था, और आप अपने एम्प्लॉइज़ को कॉल करके टेंशन दे रहे हो कि प्रोजेक्ट करो, इसको देखो, इसमें नज़रसानी करो, इसका क्या हुआ, ये तुमने इसकी अपडेट नहीं दी मुझे, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। जब आप लगे पड़े हो ना तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी अपने एम्प्लॉइज को, वो खुद टाइट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल यही बात कहने वाला था कि अगर बॉस खुद काम कर रहा हो और एम्प्लॉइज को कहे कि यार ये कर लो वो कर लो, तो वो कहेंगे। अच्छा एक शख्स खुद आराम कर रहा है तो यकीन करें ऐसे बॉस के लिए दिल से गालियाँ निकल रही होंगी। एक होता है लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, बिल्कुल, जैसे कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन उन्होंने बोला ना झूठ भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। लोग कहने लग जाते हैं कि सामने आ जाता है कि खुद तो बैठे रहते हैं, हमें बोल रहे हैं। अभी लोग क्यों नहीं बोल सकते उन्हें कि वो खुद लगे पड़े। जो इंसान 3-3.5 घंटे सो रहा है तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में 24 घंटे तक बस मैं इसी के मुल्क के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। आज मुझे खुशी हुई कि आपने कहा पॉलिटिकल नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा 3.5 घंटे सोते हैं तो उनका कहने का मतलब ये था, या उनका कहने का ये था कि उनकी लाइफ इतनी ऐसी गुजरी है, स्ट्रिक्ट गुजरी है, तो जिसकी वजह से उनकी एक आदत में, एक नेचर में ये चीज़ शामिल हो गई। और जितने भी उनके दोस्त हैं, कुलीग हैं या जो उनके साथ होते हैं, तो उन्हें शिकायत है इस बारे में कि आप बहुत कम सोते हैं, नींद किया करें। अच्छा वो ये भी है कि उनको शिकायत भी उनके लिए, उनकी फिक्र करते हुए कि सेहत ना खराब हो जाए, आप नींद कम लेते हैं, आपको चाहिए कि आप प्रॉपर नींद पूरी करा करें, तो वो ही कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैंने उनको जब भी देखा है ना मोदी जी को, कभी मैंने ये नहीं देखा। आपको याद है कि हमारे एक मिनिस्टर थे जो मतलब पार्लियामेंट में सो गए थे, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, शेख रशीद। आपने कभी मोदी जी को देखा है कि इनएक्टिव देखें आपको, या आपको ऐसा लगे कि हाँ ये गुनूनगी में, या ऐसा कि ये बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत टायर्डी फील हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई ये फ्रेश नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं कि 3.5 घंटे में ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा हो गया, आदी हो गया है कि मैं 3.5 घंटे में नींद पूरी कर लेता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तो अंगड़ाइयाँ नहीं लेता, जब उठता हूँ बिल्कुल सीधा तो उठ जाता हूँ। अच्छा इसका मतलब ये है, एक और चीज़ मैं अपने पास से करूँ ये, कि इसका मतलब है कि जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, थोड़ा सा बात को समझेगा, गहरी बात है, जब वो मुश्किल हालात गुजार रहे थे उस वक्त उनके दिल में शायद कभी शिकवे भी आते होंगे भगवान से, ईश्वर से। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि कोई ज़ात ऊपर बैठी थी जो एक शख्स को ट्रेन कर रही थी और उनसे कुछ काम लेने थे। अच्छा टोटली डिसएग्री, पूछे क्यों? कोई इंसान जब शिकवे करता है, ठीक है, बुरे हालात में होता है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो क्या करता है?
देखिए, दोनों हाथों से लूटता है। फिर वो कहता है यार मैंने तो, अब देखें आप, देखिए शिकवे दो तरह के होते हैं, देखो दो तरह के शिकवे होते हैं। नहीं, एक सेकंड, अब जब उन्होंने इतनी लाइफ गुजार ली, ठीक है, अब वो एक सीट पर बैठे हैं, अब वो काला करें सफेद करें कोई नहीं रोकने वाला नहीं है, एक तरीके से वो ही सब कुछ है, ठीक है। अभी भी वो इस सीट पर बैठने के बाद भी अगर उनको शिकवे होते हालात से, उनकी गुर्बत से, उनकी मतलब जिंदगी जो गुजरी इस तरीके से बदहाली में कि कुछ भी अवेल नहीं था, ना कोई अच्छा डॉक्टर, ना बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा, तो वो ये सोचते कि पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला, अब जब खुदा मुझे नवाज रहा है तो मैं क्यों ना लूटूं, मैं क्यों ना करूं, कितनी प्रॉपर्टी उनके नाम होती, कितनी कैश उनके नाम होता, मुझे कंप्लीट करने थे। तो अभी भी अगर प्लॉट था तो वो भी दे दिया, कैश था वो भी दे दिया। वो ये कह रहे थे बार बार अपने इंटरव्यू में कि मुझे इन चीज़ों का हद तक ये वो डिटेल में बता नहीं पा रहे, वो कह रहे मैंने इस हद तक इन मामलात को देखा ही नहीं, मेरे नज़दीक ये कुछ है ही नहीं, पैसा दौलत शोहरत ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उन्होंने, आपने देखा कि कोई उन्होंने अपना प्लान कराओ कि मैं इस तरीके से करूँगा, मैं इस तरीके से सेटल्ड रहूँगा, हद तक उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा इस बारे में। तो ऐसे इंसान को मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी भी शिकवा रहा होगा ईश्वर से या भगवान से। देखिए शिकवा की मुराद ये है कि एक शख्स तकलीफ में लाइफ गुजार रहे हैं, मिसाल से शिकवा, देखिए एक शख्स घर से बाहर है, घर छोड़ दिया और वो बाहर है, एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अकेले हैं। देखिए एक होती है अपनी ज़रूरत, एक होती है ज़रूरत जो इस वक्त इनकी है, या एक लाखों रुपए अकाउंट में थे तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास उतनी है जितनी उनकी ज़रूरत है, वो लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम चल रहे हैं ना जिस दौर में, मेरे हिसाब से पैसा, कोई कह दे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे सब कुछ चाहिए होते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा ज़रूरत, एक होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत, ठीक है। मैंने जितना समझा है मुझे लगता है कि वो पैसों से लगाव नहीं है उनको, प्रॉपर्टी से उनको कोई लगाव नहीं है। और रही बात आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया था, देखिए अभी भी उन्होंने कहा कि माँ से भी मैं अटैच्ड हूँ, लेकिन जिन दिनों मैंने छोड़ दिया था ना, तो उसके बाद बस मेरे नज़दीक मेरा एक मिशन था, मेरा एक गोल था जिसमें मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। और उन्होंने कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाजों में ये बात कही भी कि वो एक अटैचमेंट नहीं रही। आप खुद बताएं 18-19 साल के बाद कहाँ है, ठीक है। अब जब कोई है ही नहीं तो वो किसके लिए ये सब करेंगे या किसके लिए वो शिकवा करेंगे, वो जहाँ है मुझे लगता है बहुत सेटिस्फाइड है और आगे भी वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। एक उन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा, तो मैं ये समझता हूँ इन शॉर्ट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त तैयार हो रहे थे। वो उस वक्त आज के दौर, आज जिस तरह से वो एक लाइफ गुजार रहे हैं एज ए पीएम, सेवा कर रहे हैं कंट्री की, मुल्क की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त एक आर्मी में किसी फ़ौजी ने लड़ना होता है तो उससे पहले उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त उनका ट्रेनिंग का वक्त था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारी बातें पता चली इनके बारे में, बहुत कुछ पता भी था, लेकिन इस इंटरव्यू में हमें बहुत कुछ नया पता चला और जो हमें बहुत ज़्यादा फील भी होता था। तो वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिस वीडियो में हमें इनके बारे में मज़ीद बहुत ज़्यादा मालूमात मिली और इनकी शख्सियत का पता चला। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।